हमने देखा कि यूनवू कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं, 3 महीनों के बाद मैं मरने वाली हूँ। ये सुनकर यूनवू काफ़ी चौंक जाता है। हेन कहती है अब तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते थे। यूनवू कहता है कि आज के लिए सॉरी, और अभी तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं उसके लिए भी सॉरी, और आज से मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करूँगा। और वो रोने लगता है और कहता है कि तुम 3 महीनों में मरने वाली हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। और वो उसे हक भी करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हेन कहती है अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते चलो फिर साथ में मरते हैं। यूनवू कहता है कि क्या तुम मजाक काफ़ी अच्छा कर लेती हो। हेन कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो यूनवू कहता है ये छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा है। फिर हेन उसे बताती है, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। जब वो मेडिकल सेंटर जाती है तो हॉल में उसे हेडेक होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे ही वो किसी और जगह पर आ चुकी है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो हेन कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई, आधे घंटे पहले तो मैं हॉल में थी। और वो डॉक्टर को बताती हैं कि मुझे काफ़ी हेडेक होता है और साथ में मैं चीज़ों को भी भूलने लगी हूँ। अब से 3 या 5 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ होगा मुझे ढंग से कुछ भी याद नहीं है। और साथ ही में दिखाया भी जाता है कि हेन अपने ऑफिस में होती है। तो सेक्रेटरी नाव से कहती है कि आज तो आप यूनवू से मिलने वाले थे ना। और तभी हेन को याद आता है कि वो भूल कैसे गई। तो वो भागते हुए यूनवू से मिलने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि यूनवू तो वहाँ से जा चुका होता है। और वहीं प्रेजेंट में डॉक्टर से कह रहा होता है कि तुम पहले यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो हेन कहते हैं मुझे लगा कि ये नॉर्मल हेडेक होता होगा, मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन आप बताओ क्या मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें क्लाउड साइटोन है, यानी कि एक तरह से ट्यूमर ही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिसीज़ है। या तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोरिया में इस केस से रिलेटेड तुम पहली पेशेंट होगी। तो हेन कहती है क्या मुझे सर्जरी की ज़रूरत है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, सर्जरी इस टाइम काफ़ी डेंजरस हो सकती है। तो हेन कहती है मतलब कि मैं मेडिकेशन से ठीक हो सकती हूँ। डॉक्टर कहता है कि नहीं, इस टाइम तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हेन कहती है फिर अब डायरेक्ट बताओ ना कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। डॉक्टर कहता है सच कहूँ तो इस बीमारी का कोई भी मेडिकल सोल्यूशन नहीं है। इस बीमारी की वजह से आपको हेलुसिनेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपकी कंडीशन को देखते हुए मैं आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। हेन कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं मरने वाली हूँ, तो आप मुझे टाइम बताओ कि मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर कहता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। और ये सुनकर हेन काफ़ी चौंक जाती है। और वहीं प्रेजेंट में हेन ये यूनवू को बता रही होती है और कहती है कि मुझे तो डॉक्टर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। यूनवू कहता है अगर उसने कहा तो सच ही कहा होगा। तो हेन कहती है मैंने आज तक कभी जंक फूड नहीं खाया, और क्या तुमने कभी मुझे सोडा पीते हुए देखा है। और जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने हमेशा अपनी हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है। तुमने लोगों को देखा नहीं कि वो ड्रिंक करते हैं, जंक फूड खाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा हेल्थी है। तो ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हो गई है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर मेरे छोटे से ट्यूमर को ठीक क्यों नहीं कर सकते, जबकि लोग तो चांद पर जा चुके हैं और यहाँ तक कि कारें खुद ब खुद चलने लगी है। यूनवू कहता है अब ये तो मुझे भी नहीं पता। ये काम करेंगे, हम कल फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर से सब कुछ कंफर्म करेंगे। फिलहाल के लिए तुम रेस्ट करो और अच्छे से सो जाओ। हेन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे आज अच्छे से नींद आएगी। यूनवू कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, और अब तो मुझे भी अच्छे से नींद नहीं आएगी। लेकिन वही हम देखते हैं कि हेन तो काफ़ी मज़े में सोया हुआ होता है, और जब वो उठता है तो कहता है कि आज का दिन मुझे कल से काफ़ी बेटर लग रहा है। वो खुद को मिरर में देखता है और स्माइल करके कहता है कि अब तो बिना डिवोर्स के ही हम 3 महीनों में अलग होने वाले हैं। लेकिन फिर वो खुद को ही कहता है कि यूनवू खुद को संभालो, तुम्हें सैड होना है, तुम्हें स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब कि वो हेन से इतना परेशान हो चुका होता है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि हेन मरने वाली है। फिर वो हेन को देखने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन देखता है कि हेन तो काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठती नहीं है। तो उसकी बाजू ऊपर करके नीचे छोड़ता है, तो उसे लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गई। फिर वो उसकी सांसें सुनने के लिए उसके क्लोज आता है, और तभी हेन अपनी आंखें खोलती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूनवू उसे किस कर देता है और कहता है मैं तो तुम्हें गुड मॉर्निंग किस करने के लिए आया था, और साथ ही वो एकदम से पीछे हो जाता है। हेन कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम रात को काफ़ी अच्छे से सोए हो और तुम्हारी स्किन भी ग्लो कर रही है। यूनवू कहता है कि क्या मेरी स्किन ग्लो कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो पूरी रात अच्छे से सो ही नहीं पाया। फिर हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं। हेन उसे कहती है कि मेरी इस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है, अगर किसी और को पता चला तो सारी तुम्हारी गलती होगी। यूनवू कहता है क्या तुम अपनी फैमिली को नहीं बताने वाली हो। हेन कहती है बिल्कुल भी नहीं, और ना ही उन्हें कुछ पता है। यूनवू कहता है लेकिन ऐसा क्यों। हेन कहती है मैं 1 ट्रिलियन क्लब को ज्वाइन करने के काफ़ी क्लोज हूँ, और क्या तुम्हें याद नहीं है जब ग्रैंडफादर ने मुझे क्वीन डिपार्टमेंट दिया था
तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं सेल्स में 1 ट्रिलियन की बिक्री से ज़्यादा करती हूँ तो मुझे वो फादर के ऊपर रखेंगे। क्या तुम ये सब कुछ ख़राब करना चाहते हो? यूनवो कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो इन कहते हैं और अगर मेरी मॉम को मेरी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे और वो सभी अभी से लड़ने लग जाएंगे कि मेरी प्रॉपर्टी किसे मिलने वाली है और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। फिर हम सोचल को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं और सोचल को ग्रैंडफादर ने बुलाया हुआ होता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि उसे एक कॉफ़ी डील करनी थी लेकिन वो उस डील को पूरा नहीं कर पाया। फिर वो अंदर जाता है तो ग्रैंडफादर उसे काफ़ी डांट रहा होता है। सोचल कहता है कि मैं कॉफ़ी डील का सौदा नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी। ग्रैंडफादर कहता है कि तुम किस डील के बारे में बात कर रहे हो? तो सोचल कहता है कि कॉफ़ी डील के बारे में। ग्रैंडफादर कहता है लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने कोऑपरेटिव टैक्स में 9 बिलियन वॉन का भुगतान किया है और यूनवो की लीगल टीम को इस बारे में पता चला था और अगर यूनवो ने इस मैटर को नहीं संभाला होता तो ये सारा पैसा बर्बाद हो जाता। साथ ही वो कहता है कि तुमने तो कॉफ़ी डील भी बर्बाद कर दी, क्या तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते? तुम्हें हेन से कुछ सीखना चाहिए। और उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लगता है तो सूचल बोलने की कोशिश करता है लेकिन ग्रैंडफादर के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाता और वो तो बेहोश ही हो जाता है। फिर हम सूचल को हॉस्पिटल में देखते हैं तो जोन किम सेओन को कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि इसे पैनिक अटैक आ गया था। तो किम सेओन सूचल को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? सूचल कहता है ये सब कुछ यूनवो की वजह से हुआ है, आखिर वो अपने काम में इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है? वो अपनी मॉम को सारी बात बताता है। फिर हम यूनवो और हेन को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास आए हुए होते हैं और हेन ने फिर से टेस्ट करवाए थे तो डॉक्टर कहता है कि रिजल्ट बिल्कुल सेम है। तो यूनवो कहता है तो मतलब मेरी वाइफ 3 महीने बाद मरने वाली है। डॉक्टर कहता है कि मैं एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं बता सकता। यूनवो कहता है लेकिन आप डॉक्टर हो, आपको तो बता देनी चाहिए। हेन कहती है बस बहुत हुआ, यहाँ से चलो। यूनवो कहता है कि नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। हेन कहते हैं तो तुम यहीं बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। फिर हेन बाहर आ जाती है और वहाँ पर वो एक पेशेंट को देखती है जिसे देखकर वो काफ़ी सैड हो जाती है लेकिन बाहर जाकर कहती है कि नहीं, मैं इनसे काफ़ी अलग हूँ। वहीं उनको डॉक्टर को कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग बता दो, मेरी लाइफ दांव पर लगी हुई है। फिर हम किम सेओन को देखते हैं जो कि हेन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि उनको कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। तो हेन कहती है मुझे नहीं पता और ये मेरा वर्क प्लेस है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो किम सेओन कहती है कि अगर यूनवो को काम सुधारना ही था तो सबको बता के करने की क्या ज़रूरत थी, वो सीक्रेटली तरीके से भी तो कर सकता था। हेन कहती है अभी मेरे पास फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है और हमारी लाइफ में काफ़ी सीरियस मैटर चला हुआ है। तो किम सेओन कहती है कि सूजल को पैनिक अटैक आ गया था। यह सुनकर हेन स्माइल करती है और कहते हैं तुम तो काफ़ी डर गई होगी, वैसे मैंने भी आपको कहा है कि मेरी लाइफ में सीरियस मैटर चला हुआ है कि आप जाना नहीं चाहती। किम सेओन कहते हैं तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। हेन कहती हैं हाँ मैं समझ गई, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यहाँ से जाओ। किम सेओन कहती हैं मैं यूनवो से बात किए बिना नहीं जाऊँगी। हेन कहती हैं अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं मरते दम तक तुम्हारे बेटे को बहुत परेशान करूँगी, फिर चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। तो किम सेओन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं आराम से बैठकर देखती रहूँगी? ये बोलकर किम सेओन वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूनवो को सियोंग के साथ देखते हैं और वो भी क्यों डिपार्टमेंट में अटॉर्नी होता है। यूनवो कहता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? तो सियोंग कहता है क्योंकि यहीं पर बात करना तुम्हारे लिए सेफ है और क्वीन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाकर मैं अपनी लाइफ रिस्क में डालने वाला हूँ। यूनवो कहता है लेकिन तुम क्वीन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट क्यों जाना चाहते हो? सियोंग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम भूल गए कल तुम बच्चों की तरह रो रहे थे और तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो अच्छा यही है कि तुम डिवोर्स ले लो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन यूनवो कहता है अब मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता। ये सुनकर सियोंग काफ़ी चौंक जाता है और कहता है अचानक से तुमने डिसीजन क्यों चेंज कर लिया? यूनवो कहता है मुझे लगता है कि अभी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ और शायद ये भी हो सकता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। सियोंग कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो यूनवो टिश्यू पेपर पर उसे एक एड्रेस लिखता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद मुझसे यहाँ पर मिलो। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर हम उन दोनों को एक जगह पर देखते हैं, वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी में होते हैं और वो दोनों खिड़की की विंडो से बाहर आते हैं और यूनवो से कान में सब कुछ बता देता है। तो सियोंग कहता है कि क्या ये सच है? यूनवो कहता है कि हाँ, और मैंने काफ़ी भरोसा करके तुम्हें बताया है, अगर किसी को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सियोंग कहता है क्या सच में 3 महीने बाद वो मरने वाली है? यूनवो कहता है कि हाँ, और मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि बिना डिवोर्स के ही 3 महीनों बाद मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो सियोंग कहता है वैसे काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारा डिवोर्स होता तुम्हें उसे पैसे भी देने पड़ते, अभी तो फ्री में ही तुम उससे अलग होने वाले हो।
इसका मतलब तो ये है कि उसके मरने के बाद क्वीन डिपार्टमेंट तुम्हारा हो जाएगा। यूनवू कहता है क्या तुम्हें वो पागल लगती है? तो स्योंग कहता है क्या उसने मरने से पहले अपनी कोई इच्छा लिखी हुई है? यूनवू कहता है कि हाँ, और वो मुझे कुछ भी नहीं देने वाली है। ये सुनकर स्योंग कहता है ये तो काफ़ी सैड होने वाली बात है। तो स्योंग कहता है तुम ये सोचो कि भगवान ने तुम्हें 3 महीने क्यों दिए होंगे। तुम्हारे पास 3 महीने हैं हेन को अपनी साइड करने के लिए। इन 3 महीनों में तुम हेन को इतना ज़्यादा प्यार करो, अपनी हार्ट और सोल उसे ही दे दो ताकि हेन को लगे कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। ऐसा करने से शायद उसका तुम्हारे लिए मन बदल जाए और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दे। तो यूनवू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये इतना आसान है? स्योंग कहता है लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनवू तो पहुंच जाता है हेन के पास फ्लावर बुके लेके। हेन कहती है ये सब कुछ क्या है? यूनवू कहता है 2 साल पहले जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन तुम काफ़ी गुस्सा हो गई थी और कहा था कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है और ना ही इस बात की कोई सेंस है। तो लास्ट ईयर मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम गुस्सा हो गई कि मैंने कुछ क्यों प्लान नहीं किया, और इस बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ फ्लावर बुके लेकर आया हूँ। तो हेन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हमारी शादी इतनी ज़्यादा लवली थी कि तुम मेरे लिए फ्लावर बुके लेकर आए हो? यूनवू कहता है कि इसके लिए मैं हाँ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं हमेशा से ही चाहता था कि हमारी मैरिड लाइफ एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो। और वो फ्लावर बुके देकर उसे वहाँ से चला जाता है। फिर हम उन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। यूनवू हेन को कहता है कि क्या ये डाइनिंग टेबल हमेशा से ही 10 लोगों के लिए है? हेन कहती है कि हाँ। तो यूनवू अपनी प्लेट उठाकर हेन की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। हेन कहते हैं ये सब कुछ क्या है? यूनवू कहता है कि अब से मैं यहीं पर बैठूंगा, और साथ ही वो हेन को श्रिम्प पील करके भी देता है। और ये देखकर हेन तो काफ़ी चौंक जाती है। फिर हम उन सभी को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर यूनवू प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, और तभी हेन को खांसी होने लगती है। ये देखकर यूनवू काफ़ी घबरा सा जाता है और वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? और वो कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो, लेकिन हेन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पार्टी ख़त्म होने के बाद सोचोल अपने एक फ्रेंड को कह रहा होता है कि यूनवू को क्या हो गया, आखिर ये हेन कितनी परवाह कब से करने लगा। वहीं हम हेन को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी होती है, उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है। तो यूनवू उसे अपना कोट देता है और कहता है कि तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए था, तुम बाहर क्यों वेट कर रही हो इतनी ठंड में। और वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारे हाथ तो काफ़ी ठंडे हो गए हैं। तो वो उसके हाथों को अपनी पॉकेट में डाल लेता है, और वहीं पर हेन की सेक्रेटरी ना होती है जो उन्हें इस तरह से देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि यूनवू को क्या हो गया। तो वो यूनवू को देखकर कहती है क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? यूनवू कहता है कि तुम चुप रहो। उसके बाद हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं और हेन उसे कहती है कि तुम इतना ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। यूनवू कहता है कि नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि ड्रामेटिक कैसे हुआ जाता है। यूनवू का हाथ सीट के ऊपर होता है तो हेन कहती है कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। तो यूनवू चुपचाप अपना हाथ नीचे कर लेता है। फिर हम यूनवू की सिस्टर किम सियोन को उसके सलून में देखते हैं। वहाँ पर कुछ लेडीज़ यूनवू और हेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये काफ़ी अच्छा कपल है और एक दूसरे को काफ़ी प्यार करता है, लेकिन साथ ही वो एक और कपल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इनका डिवोर्स हो गया है। पहले इतने ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, लेकिन अब पता नहीं इन्हें क्या हो गया। तो किम सियोन कहते हैं कि डिवोर्स होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर कोई साथ में खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले ही सकते हैं। फिर हम किम सियोन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं और कहती है कि पता नहीं यूनवू को क्या हो गया, स्पेशल उसे पढ़ाने के लिए हमने सियोल भेजा था, लेकिन अब वो डिवोर्स लेना चाहता है। तो बेगड़ू कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो बोंगे कह देती है कि अगर वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले सकता है, और डिवोर्स लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर हम हेन को उसकी पूरी फैमिली के साथ देखते हैं, साथ ही वहाँ पर यूनवू भी होता है। और हेन की मॉम किम सियोन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाली हूँ क्योंकि तुमने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना डिपार्टमेंट स्टोर कैसे बनाया है। ये सुनकर हेन काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इस बारे में हमारी पहले ही बात हुई थी और वो थोड़ी सी ज़मीन है और आपने मुझे परमिशन दी थी। तो किम सियोन कहती हैं कि हाँ मैंने परमिशन दी थी, लेकिन अब अटॉर्नीज उसके अगेंस्ट है और लोग भी काफ़ी गॉसिप कर रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही हूँ। इस पर हेन को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि स्टोर बनने के बाद आप मेरे ऊपर केस कैसे कर सकते हो, आप क्या चाहते हो कि मैं स्टोर को तोड़ दूँ। तो इस पर हेन का पापा कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हारी मॉम नेगोशिएट करके मामला संभालना चाहती है, लेकिन तुम बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रही हो। तो इस पर हेन खड़ी होती हैं और कहती हैं कि आप लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और बोलते हुए हेन के हाथ काफ़ी शिविर करने लगते हैं। तो यूनवू से नोटिस कर लेता है और वो हेन का हाथ पकड़ता है और वो उसकी मॉम को बोलते हुए बीच में रोक देता है और कहता है कि आपके इस केस के ऊपर मैं बाद में स्टडी करूँगा और बाद में आपको कुछ बताऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में ग्रैंडफादर से बात करनी चाहिए। तो यूनवू से लेकर वहाँ से चला जाता है
और वो लिफ्ट में हेन को कहता है कि तुम अपनी बीमारी को सीक्रेट रखना चाहती हो, लेकिन तुम जिस तरह से बिहेव कर रही हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर घर वालों को शक हो जाएगा। तो हेन कहती है उन्हें छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हें मेरे लिए श्रीम पील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें मुझे अपना कोड देने की ज़रूरत है। जैसे तुम मेरे साथ पहले बिहेव करते थे बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही रहो, मेरे साथ इतना लविंग होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम युनवू को सियोंग के साथ देखते हैं और वो सियोंग को कहता है कि हमारा प्लान तो बिल्कुल फेल हो चुका है। उसने मुझे साफ साफ कह दिया है कि मुझे उसके साथ लविंग होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे उसकी बात भी सही है, 2 सालों से हम बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, अब स्ट्रेंजर के बाद मैं इतना लवी डवी कैसे हो सकता हूँ। और मेरे लिए तो खुद भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सियोंग कहता है लेकिन तुमने शादी क्यों की, क्या तुम दोनों पहले एक दूसरे से प्यार नहीं किया करते थे। तो युनवू कहता है कि हाँ किया करते थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है और मुझे तो पता ही नहीं चला कि हमारा प्यार कब गायब हो गया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा हो कैसे गया। तो सियोंग कहता है पहले तो तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल हुआ करते थे और यहाँ तक कि हेन तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गांव हेलीकॉप्टर पर आई थी। मेरा मानना तो यही है कि अगर तुम अपने प्यार को हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हो फिर तो किसी को शादी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो प्यार कहाँ गया पता ही नहीं चलता। फिर हम ब्योमजा को देखते हैं जो कि एक चर्च में आती है और वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड किसी और से शादी कर रहा होता है। ये देखकर ब्योमजा को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि अच्छा तो तुम किसी और से शादी कर रहे हो। और उसे देखकर उसका एक्स हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और ब्योमजा से कहती है तुमने सुना होगा कि मैं जेल में थी और शायद इसलिए तुम कोरिया वापस आई हो। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तब तक तुम्हारी लाइफ बख्श दूंगी जब तक तुम किसी और कंट्री में होंगे, लेकिन अभी तुम मेरे सामने शादी कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। और वहाँ पर उसे मारने लगती है और पास में एक पेड़ होता है उसे उठाकर उसे मार देती है। फिर हम ब्योमजा को युनवू के साथ देखते हैं। युनवू से कहते हैं तुम्हारे फेस पर ब्लड लगा हुआ है और वो उसे साफ करने के लिए हैंकी भी देता है। ब्योमजा को कहता है कि आप प्रोबेशन पर हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ब्योमजा कहते हैं उसने मुझे चीट किया है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ देती। तो युनवू कहता है आप चिंता मत करो, आपके केस को लेकर मैं अटॉर्नी से बात करूँगा। फिर ब्योमजा वहाँ पर स्मोक करने लगती है, लेकिन युनवू उसे रोकता है और कहता है कि आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते और उसे घर जाने के लिए कहता है। फिर हम ब्योमजा को घर पर देखते हैं और चेयरमैन उसे कहता है मैंने सुना है कि तुमने पूरा दिन में कुछ भी नहीं खाया है। तो ब्योमजा उसे कहते हैं तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे मैं भूखे पेट मरी क्यों ना जाऊँ, और वैसे भी आपने तो मुझे मरने के लिए जेल में भेज दिया था। तो चेयरमैन कहता है मैंने तुम्हें जेल में नहीं भेजा था, बल्कि तुमने जो किया था उसकी वजह से तुम जेल में थी। तो ब्योमजा कहते हैं मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था, उसके थोड़े से बाल ही तो खींचे थे। तो चेयरमैन कहता है कि सियोली इनोसेंट है और तुमने उसके बाल खींचे, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी डिस्क स्लिप हो गई थी। तो ब्योमजा को गुस्सा आता है और कहती है आपको क्या लगता है कि वो सियोली इनोसेंट है जो कि अब हमारी फैमिली की मैडम बनने वाली है। चेयरमैन कहता है वो हमारी फैमिली की मैडम नहीं है और वो तो हमारी फैमिली रजिस्टर पर भी नहीं है। तो ब्योमजा कहते हैं फिर आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो चेयरमैन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, सियोली को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ब्योमजा कहती है यही तो डराने वाली बात है, अगर उसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर वो कर क्या रही है। तो वो कह देती है मुझे तो लगता है कि आप एक मूर्ख इंसान हो जिसने बस अपना बहुत सारा पैसा संभाल कर रखा हुआ है, उसके मुंह पर पैसे देकर मारो और यहाँ से रफा दफा करो। इस पर चेयरमैन को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर हम चेयरमैन को सियोली के साथ देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है। तो सियोली उसे कहती है अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। चेयरमैन कहता है ठीक है, लेकिन वो क्या होगा। सियोली कहती है वो मैं आपको टाइम आने पर बताऊंगी। फिर हम किम सियो को उसके हस्बैंड ब्योमजू के साथ देखते हैं और ब्योमजू से कहता है कि तुम्हें हेन के साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए। आखिर तुम कब तक अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी होने दोगी, तुम्हें सब कुछ भूल कर मूव ऑन करना चाहिए। तो किम सियोन कहती है तुम्हारा पापा कोई भी इशू नहीं चाहता था तो तुमने सिर्फ उनकी बात सुनी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सुवोन को क्यों मरना पड़ा। आखिर वो मेरा बेटा था, मैंने अपना बेटा खोया है। ब्योमजू कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। किम सो कहती है कि मैं अपने बेटे को कभी भी नहीं भूल सकती। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि हेइन दूर से उनकी बातें सुन रही होती है और वो काफ़ी सैड हो जाती है। वहीं हम युनवू को घर पर देखते हैं जो कि टाइम देखता है और सोचता है कि अभी तक हेइन घर पर क्यों नहीं आई है। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आती है और डॉक्टर ने उसे कहा होता है कि बेशक उसके पास 3 महीने हैं, लेकिन मिरेकल कभी भी हो सकते हैं। युनवू कहता है कि क्यों, मिरेकल क्यों होगा, अगर उसके पास 3 महीने हैं तो सिर्फ 3 महीने ही होने चाहिए। और वहीं प्रेजेंट में फिर युनवू उसकी बीमारी को लेकर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जिनको डॉक्टर ने सिर्फ 3 महीने दिए थे, लेकिन 3 महीनों के बाद भी वो जिंदा थे।
यानी कि मिरेकल सच में कभी भी हो सकते हैं। फिर हेन घर आती है तो यूनवू के रूम में आती है और देखती है कि यूनवू सोया हुआ होता है। और तभी वो लैपी में देखती है कि उसने उसकी बीमारी को लेकर सर्च किया हुआ होता है और वो भी देखती है कि इस बीमारी के पेशेंट रिकवर हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट थे जिन्हें 3 महीने दिए गए थे, लेकिन 3 महीनों के बाद भी वो जिंदा थे। अभी उनको उठ जाता है और हेन को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हेन कहती है तुम यहाँ पर क्यों सोई हो, तुम्हें बेड पर सोना चाहिए। और फिर वो हेन को कहती है पहले मुझे तुम्हारे ऊपर शक था, मुझे लगा था कि मेरी मरने की बात सुनकर तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो और इसीलिए तुम मुझे अच्छे से ट्रीट कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच में मेरी चिंता है और तुम मेरी डिसीज़ को लेकर सर्च भी कर रहे हो। तो यूनवू कहता है कि हाँ मुझे सच में तुम्हारी चिंता है। तो हेन कहती है लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वो कहती है कि पहले तो मैंने गिव अप कर दिया था, लेकिन तुमसे मुझे होप आई है कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। और सच कहूँ तो अगर मैं मर भी जाती तो मेरी फैमिली को बिल्कुल भी दुख नहीं होता और मेरे मरने के बाद कोई भी मेरा शौक मनाने वाला नहीं होता। लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम उनसे अलग हो, तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूँ। अब तुम्हारे लिए मैं जिंदा रहूँगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास 3 महीने हैं रिकवर होने के लिए और मिरेकल भी हो सकता है। और मैं बड़े से बड़े डॉक्टर से बात करूँगी अपनी प्रॉब्लम को लेकर और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद हेन तो बेचारा सच में पागल ही हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ये सच में बच गई तो मेरा क्या होगा। फिर हम सूचोल और च्योन को उसके बेबी के साथ देखते हैं और सूचोल च्योन की फ़ोटो लेने लगता है, लेकिन च्योन उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम पोस्ट करोगे तो मुझे लेकर आर्टिकल पोस्ट होंगे जो कि तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सूचोल कहता है कि ठीक है मैं नहीं लूँगा, वैसे तुम्हें मेरी फैमिली की काफ़ी फिक्र है। फिर च्योन उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में बताती है जिसका नाम यून होता है और वो कहती है कि यून 1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है और उसने कॉफ़ी डील में भी इन्वेस्ट किया है और वो बड़े बड़े इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसे मिलना चाहिए। और साथ ही च्योन उसे बताती है कि हेन हसीना को अपने स्टोर में लेकर आना चाहती है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि हसीना के इवेंट में आई हुई होती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम इमी होता है और इमी उसकी कंपटीटर होती है। और वो हेन को कहती है कि मैं हसीना को अपने स्टोर में लेकर आना चाहती हूँ। हेन कहती है कि मेरे स्टोर में भी हसीना के लिए जगह है। तो इमी कहती है कि मिस्टर हरमैन यानी कि जो हसीना को रन करते हैं उसे ऐसे लोग पसंद है जो कि दूसरों लोगों के साथ रिश्ता इजीली बना सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वही एक अच्छे बिजनेस पार्टनर होते हैं और सबको पता है तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। और वो कहती है किसी वजह से तो यहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली और लाइफ पार्टनर के साथ आए हैं, लेकिन तुम ही हो जो कि यहाँ पर अकेली आई हो। फिर हेन रेस्टोरेंट जाते हैं और वो यूनवू को मैसेज करके कहती है कि तुम कहाँ पर हो। तो यूनवू कहता है कि मैं ट्रायल में हूँ। तो हेन बाहर आती है तो इन्हें कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा हस्बैंड नहीं आ रहा है। तो वो कहती है कि वो ट्रायल में है। तो इन्हें कहते हैं मुझे लगता है ये सिर्फ उसका बहाना है, वो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहता था। और मैंने तो ये भी सुना था कि तुम दोनों जल्दी अलग होने वाले हो और उसने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की है। तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए था जिसकी सोच बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। तो हेन उसके ऊपर गुस्सा करती है। तो एमी कहती है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं करता तो इस चीज़ का गुस्सा तुम मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हो। साथ ही वो कहती है कि तुम्हें मिस्टर यून से शादी कर लेनी चाहिए थी। और वैसे भी मिस्टर यून मिस्टर हरमैन का राइट हैंड है और वे एक दूसरे काफ़ी क्लोज है। और मिस्टर यून वही होते हैं जिसके बारे में च्योन सूचोल को बता रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हेन यून से बात कर रही होती है और वो कहते हैं तुमने बताया भी नहीं कि तुम कोरिया आए हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, लास्ट टाइम तुमने कहा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना। हेन कहती है कि क्या सच में, मुझे तो याद भी नहीं है। तो यून कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो साफ साफ कह सकती हो। तो हेन कहती है कि ठीक है मैं डायरेक्टली बात करती हूँ, मैं हसीना को अपने स्टोर में ऐड करना चाहती हूँ और तुम तो जानते ही हो कि एमी मेरी कॉम्पिटिटर है, तो मैं उससे आगे निकलना चाहती हूँ। पर मैंने सुना है कि तुम मिस्टर हरमैन के काफ़ी क्लोज हो, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। यून कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों करनी चाहिए। तो हेन कहती है कि हाँ माना कॉलेज में हमारा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन हमारा ब्रेकअप एक अच्छे टर्म में हुआ था। फिर वो सभी मिस्टर हरमैन से बात करने के लिए खड़े होते हैं और तभी हेन को एक लड़के से धक्का लगता है। हेन गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनवू आ जाता है। उसे देखकर हेन काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि तुम तो ट्रायल में थे ना। यूनवू कहता है कि हाँ, लेकिन मैं ट्रायल जीत गया हूँ तो मैं भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। और फिर यूनवू और हेन दोनों मिस्टर हरमैन को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मिस्टर हरमैन उनसे मिलकर काफ़ी खुश होता है और इमी भी उन दोनों को देखती रह जाती है।
उसके बाद हेन इनवी से बात करती है और कहती है तुम्हारे हस्बैंड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो मेरी काफ़ी केयर करता है, लेकिन साथ में वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और इमी को काफ़ी गुस्सा आता है। तो वहाँ पर इमी का हस्बैंड आता है और वो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालने लगती है और कहती है कि तुम हैंडसम क्यों नहीं हो, तुम्हें सिर्फ खाने से मतलब है। लेकिन उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसका सारा ध्यान खाने के ऊपर ही होता है। फिर हम यून को देखते हैं जो कि यूनू से बात करता है और कहता है कि तुम्हें और हेन को साथ में देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, या सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यूनू कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो यूनू से बताता है कि कॉलेज टाइम में हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। तो यूनू कहता है कि हेन है इतनी अच्छी, मुझे तो लगता है कि उसके काफ़ी रिलेशन रहे होंगे। तो यून कहता है लेकिन मैं उसे काफ़ी पसंद करता हूँ। यूनू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो यून कहता है क्या ये सुनकर तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, लगता है कि तुम्हें हेन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो यूनवू कहता है कि हाँ मुझे उसके ऊपर काफ़ी भरोसा है। फिर हम यूनवू के रेस्टरूम में देखते हैं और वो खुद को ही कहता है कि अगर यून हेन को इतना ही पसंद करता था तो उससे शादी करने के लिए उसे मेहनत करनी चाहिए थी। अगर वो उससे शादी कर लेता वो मेरी लाइफ भी बचा देता। और अब वो मुझे अपनी फीलिंग के बारे में क्यों बता रहा है, क्या वो मुझे टीज करना चाहता है। और जब यूनवू रेस्टरूम से बाहर आता है तो वो देखते हैं कि यून और हेन दोनों हंस हंस के बात कर रहे होते हैं। और उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखकर यूनवू को बुरा तो काफ़ी लगता है और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बेशक वो हेन को पसंद नहीं करता, लेकिन वो हेन को किसी और लड़के के साथ भी नहीं देख सकता। फिर हम ग्रेस को देखते हैं और वो भी किम सियोन को मिस्टर यून के बारे में बता रही होती है और कहती है कि वो मैनेजिंग शेख फाइनेंस को भी चार्ज करता है। तो चियोन उससे कहती है कि सूजुल भी उससे मिलना चाहता है और यहाँ तक कि बहुत लोग तरस रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो ग्रेस उन्हें बताती है कि हेन और यून एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और मैं तो चाहती थी कि हेन यून से ही शादी करे, लेकिन मुझे इस टाइम काफ़ी गिल्ट है कि मुझे उससे यून को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। तो किम सियोन कहती है अब हम क्या कर सकते हैं, उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तभी वहाँ पर हेन आती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों से किसने कहा कि मैं भी अपनी शादी से खुश नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी यूनबू से शादी हुई है, तो आपको गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो किम सियोन कहती है कि हमारी फैमिली हंटिंग में तो मिस्टर यून को इनवाइट करो। हेन कहती है अगर मैं उसे इनवाइट करूँगी तो वो ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मेरे पास तो ऐसा करने का कोई रीज़न ही नहीं है। तो किम सियोन कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर जो मुकदमा किया है मैं उसे वापस ले लूँगी। फिर हम यूनवू, हेन और यून को हेलीकॉप्टर में देखते हैं जो कि एक जगह पर आते हैं। वहाँ पर हेन की पूरी फैमिली होती है जो कि शिकार के लिए आई हुई होते हैं। वहाँ पर सभी को गश्त दे दी जाती है, साथ ही मैप में उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें किस एरिया में जाना है। ब्योमजा के हाथ में भी गन होती है। तो सूचोल किम सियोन को कहता है मुझे लगता है कि हमें ब्योमजा को गन देनी ही नहीं चाहिए थी, अगर इसने किसी को मार डाला तो किम सियोन कहती है ये अपनी मर्जी की मालिक है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते और मुझे तो लगता है कि जेल में जाने के बजाय इसे तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन एक बर्ड पर शूट करता है, जिसे देखकर सूजोल तालियां बजाने लगता है कि उसने शिकार कर लिया। और फिर सूजोल यूनवू कहने लगता है कि इस बार भी तुम खाली हाथ घर जाने वाले हो, हम यहाँ पर हर साल आते हैं तो तुम्हें कुछ तो सीखना चाहिए। फिर सूजोल यून से पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छे से शिकार करना आता है। यून कहता है मैं इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख लूँगा। फिर हम यूनवू और हेन को देखते हैं जो कि अपने एरिया की तरफ जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। हेन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हर साल आते हो, तुम्हें कुछ तो सीखना चाहिए, इस बार तुम यहाँ से शिकार करके ही जाना। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रही होती हैं और वो उसे किसी एरिया के बारे में बता रही होती हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, लेकिन वो क्वींस की ही प्रॉपर्टी होती है। फिर हम यूनवू को देखते हैं जो कि हेन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि हेन काफ़ी आगे निकल गई थी। और तभी यूनवू को लगता है कि शायद सामने कोई एनिमल है, तो वो सामने की तरफ गन करता है, लेकिन वहाँ पर यून होता है। यूनवू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि दूसरे के एरिया में शिकार नहीं करना चाहिए। यून कहता है मुझे नहीं पता था, अभी मैं सीख रहा हूँ। और तभी वहाँ पर यून कुछ डियर्स को देखता है, उन्हें शूट करने ही लगता है, लेकिन यूनवू पहले ही शूट करके उन्हें वहाँ से भगा देता है और कहता है मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि दूसरे के एरिया में शिकार नहीं करना चाहिए, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें सिखाऊं। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि एक डम्पलिंग को शूट करने लगती है, लेकिन वो नहीं कर पाती और कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे लगता है कि शायद वो किसी और ही जगह पर है, लेकिन वो खुद को कहने लगती है कि हेन खुद को संभालो, ये रियल नहीं है, खुद को इस चीज़ से बाहर निकालो। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा सा एनिमल आता है जो कि उसी की तरफ भाग रहा होता है। ये देखकर हेन काफ़ी डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनवू आ जाता है जो कि उस एनिमल को शूट करके मार डालता है।
और वो हेन को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूनवो अपनी फैमिली से हेन को लेकर बात कर रहा होता है और यहाँ पर यूनवो को नहीं पता होता है कि हेन क्वींस डिपार्टमेंट की क्वीन है और अपनी फैमिली को कह रहा होता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो किम जोन कहती है लेकिन तुम एक हाउसवाइफ से शादी क्यों करना चाहते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक वेल्दी लड़की से शादी करनी चाहिए। यूनवो कहता है कि चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ही नहीं रहती है। मैं उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लगा हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है कि अगर उसे फायर कर दिया गया तो उसका क्या होगा। पर मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं मैं उसके बिना मर ही ना जाऊँ। तो बोंगी उसे कहती है कि अगर इतना ही सीरियस मैटर है तो तुम उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो यूनवो स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, हम शादी करने वाले हैं और मैं हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।